धीरे धीरे समय गुजर रहा था, कभी खुशी और कभी गम की तरह। सुनीता भी परिवार की जिम्मेदारी में खुश रहने लगी, अपनी सारी खुशियां परिवार पर गुजार देती और जब दर्द से टूट जाती तो रात को अमर को याद करती और अपना गुस्सा अमर पर उतारती और रोने लगती और सो जाती। जिंदगी हर मोड़ पर अमर का इम्तिहान लेने को तैयार थी और मानो कि अमर भी संघर्ष के लिए तैयार। अचानक देश में महामारी कोरोना आ जाता है और देश में चारों तरफ बीमारी का हाहाकार मच जाता है। सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी जाती हैं कि जो जहां है वहीं रहे और सावधानी बरते। अमर कुछ समझ नहीं पाया कि अब क्या होगा और अमर भी उसी मुसीबत की घड़ी में फंस जाता है। और ये खबर जब सुनीता टीवी पर देखती है तो तुरंत अमर को फोन लगाती है कि आप भी अब घर आ जाओ, बहुत खतरनाक बीमारी आई है। अमर ने सुनीता को समझाया कि अगर मैं घर पर आ गया तो घर का खर्चा कहाँ से उठा पाएंगे, परिवार को किस तरह से चला पाएंगे। सुनीता ने कहा, तो वहां पर क्या करोगे? जब सारे कार्य बंद, बाजार बंद हो गए हैं तो तुम क्या करोगे? अमर ने कहा कि जो भी अब ऊपर वाले ने लिखा है जीवन में वही करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर ऊपर वाले ने निकाला होगा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। और दोनों फोन एक दूसरे का ध्यान रखने का बोलकर फोन रख देते हैं और दोनों सो जाते हैं। इधर सुनीता बच्चों के साथ और अमर अकेला। सुबह अमर उठा तो बाहर आकर देखा चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और हर चौराहे पर पुलिस का पहरा है। जो बाजार रोज खुलते, जहां पर लोगों की भीड़ होती, वहां पर कोई नहीं है। अमर बहुत घबरा गया और तुरंत पुलिस वाले के साथ गया और पूछने लगा कि सर क्या हुआ? पुलिस वाले ने कहा कि लॉकडाउन शुरू हो गया है, आप अपने घर पर जाओ और अपना ध्यान रखें। अमर जिनके साथ कार्य करता था वो भी निकल गए और अमर अकेला इस महामारी में फंस गया और दुख के बादल और गहरा गए। सारे कार्य बंद, अब करें तो क्या करें? अब तो जो दोस्त दिन भर साथ रहते थे वो भी नहीं है और कोई पास भी नहीं आ रहा है। अमर इसी दुविधा में सोचता सोचता सो जाता है। रात को जब अमर गहरी नींद में सो रहा था तब अचानक एक रोशनी के साथ एक तेज प्रकाश में एक महिला आती है और बोलती हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं और तुम कल से हर्बल सैनिटाइजर, हर्बल काढ़ा बनाकर कम पैसों में बेचना। अमर ने पूछा कि अगर मैं बाहर निकला और मुझे ये बीमारी होगी तो मेरी लाश को भी यहीं जला दिया जाएगा, मेरे घर वालों को भी मेरा आखिरी बार मुंह नहीं दिखाया जाएगा? रोते हुए कहा। तब उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो आंखों के आगे से ओझल हो जाती हैं। अमर एकदम से उठता है और इधर उधर देखता है पर कुछ नजर नहीं आता है सिवाय सन्नाटे के। तब सोचता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला एक रास्ता जरूर देता है। और सुबह हो जाती है। अमर गांवों में गया और वहां से जड़ी बूटियों को लेकर आया और दिन भर दवा बनाता रहा और रोज गांवों में उसको बेचने जाने लगा, जिससे कुछ आय होने लगी। उधर कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। कई दोस्तों ने इस दुख की घड़ी में अमर का साथ दिया। सभी रिश्तेदारों ने, बहनों ने धीरे धीरे फोन लगाना भी बंद कर दिया। 1 वर्ष बाद अमर अपने परिवार से मिला तो सुनीता और उसके बच्चे बच्चियां, भाई, माँ सब गले लगकर खूब रोए। अमर के 2 बेटियां, 2 बेटे धीरे धीरे जवान होने लगे और अमर सुनीता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। अमर सुनीता को बोलता है कि तुम्हारे भाइयों को बोलकर कोई रिश्ते की बात करो बेटियों के लिए, मैं तो बाहर ही कार्य कर रहा हूं, उनको बोलो। एक दिन सुनीता अपने भाई को फोन लगाती है और रिश्ते की बात करती है तो भाई बोलता है कि सुनीता, तुम्हारी किस्मत खराब है और तुम्हारे बच्चों की भी खराब है, कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा। सुनीता मायूस होकर फोन काट देती है। समय गुजर जाता है पर बातें वहीं रह जाती हैं। अमर रोज भगवान से प्रार्थना करता कि मेरी प्यारी बिटिया की भी अब शादी अच्छे घर परिवार में करवा दो भगवान, रोज दुआ करता। एक दिन अमर अपने घर पर आता है और एक दोस्त अमर को बेटियों के रिश्ते के लिए बात करता है। अमर रात को सुनीता को सारी बात बताता है और भाई परिवार को लेकर दोनों बेटियों का रिश्ता कर देते हैं। अमर कुछ दिन बाद फिर अपने कार्य पर निकल जाता है और सोचता है कि अब कुछ नया कार्य शुरू किया जाए। और राजस्थान के जिला प्रतापगढ़ में जब बस से उतरता है तो बस स्टैंड पर यहाँ मुलाकात होती है अमर की एक इंसान से जो सादगीपूर्ण समाज सेवी, पत्रकार, साधारण जीवन जीने वाले यूनिस अहमद मंसूरी से। और दोनों ने साथ में चाय पी और बातें की।
फिर दोनों साथ में रहकर कार्य करने का निर्णय लिया और साथ में समाज सेवा का कार्य शुरू कर दिया। संजीवनी सेवा संस्थान में रोज अमर सिंह महिलाओं को स्वरोजगार संबंधित जानकारियां देता। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए किसानों को जैविक खेती बागवानी करने के बारे में रोज गांवों में मीटिंग करने लगा। जगह जगह पेड़ पौधे लगाने लगा। अमर और यूनिस भाई दोनों साथ में हंसते और जब अमर को यूनिस भाई मजाक करते तो अमर बोलता बेहुदी बातें मत कर, और हंसी मजाक में जीवन गुजर रहा था। समय का पहिया गुजर रहा था और उधर विवाह की तारीख भी नजदीक आने लगी। अमर रोज अपने मित्रों, रिश्तेदार और बच्चियों की शादी में मदद की बात करता। सभी ने विश्वास दिलाया कि हर तरह से मदद करेंगे, आप घबराओ मत भाई। अमर की हिम्मत बढ़ने लगी और अपने कार्य पर ध्यान देने लगा। यूनिस अहमद मंसूरी दोनों भाई की तरह से रहने लगे और हर तरह से मदद करने लगा। दोनों दिन भर कार्य करते, सुख दुख की बात भी कर लेते और खुश रहते। समय और एक अमर का इम्तिहान लेने को तैयार बैठा हुआ था। शादी का समय नजदीक आया। सभी रिश्तेदारों मित्रों को शादी की पत्रिका भेज दी गई और घर में खुशियों का माहौल बन गया। सुनीता अमर को फोन लगाती है और कब आओगे घर पर पूछती है। अमर जवाब देता है, जल्दी ही आऊंगा। पैसों की क्या व्यवस्था है? सुनीता ने पूछा। अमर ने कहा कि सभी को बोल तो रखा है पर अभी किसी ने भी नहीं दिए हैं। सुनीता गुस्से में बोलती है, क्या शादी के बाद देंगे? अमर चुप हो जाता है और फोन काट देता है। इधर घर पर विवाह की तैयारियां जोरों पर चलने लगती हैं। अजीत अपने भतीजों के साथ जरूरी कार्य करने लगा और बार बार अपनी भाभी से पूछता है कि भाई कब आएंगे। उनका एक ही जवाब आ जाएगा, उसको नहीं दिख रहा कि बेटियों की शादी है। अमर फिर रात को टूट जाता है। परेशान होकर रोता है कि अब मैं क्या करूं? सभी ने पैसों के लिए मना कर दिया, अब क्या करूंगा? शादी की पत्रिका भी हर जगह भेज दी गई है, अब क्या होगा? और ऊपर वाले को मदद की गुहार लगाता है और रोने लग जाता है और रोते रोते सो गया। सुबह हुई। यूनिस भाई ऑफिस पर आते हैं और अमर का हालचाल पूछते हैं तो अमर रोने लगता कि भाई अब लगता है शायद अब मरने का समय आ गया है, और रोने लगता है। यूनिस भाई बोलता है कि बेहुदी बातें मत करो, ऊपर वाला अपनी मदद जरूर करेगा, और हिम्मत बढ़ाता है और दोनों कार्य पर लग जाते हैं। समय गुजर रहा है और शादी की तारीख करीब आती जा रही है। सुनीता भी अपनी सहेलियों को बोलती हैं पैसों के लिए, तो सहेलियों बोलती हैं अपने भाइयों को बोलो, वो बहुत पैसे वाले हैं, दे देंगे, और ताने मारती हैं। सुनीता चुप हो जाती है और रात भर जगती है, रोती है और ऊपर वाले से मदद की पुकार लगाती है। अमर प्रतापगढ़ से बस में बैठकर अपने घर पर आता है और शादी की पूरी तैयारी देखता है और भाई बच्चों से चर्चा करता है। सुनीता अपने गांव शादी का निमंत्रण देने के लिए अपने पूरे परिवार की महिलाओं को लेकर जाती हैं। सुनीता के परिवार वाले अच्छे से खाना खिलाते और सम्मान करते हैं। वहां से आते समय पर अमर और सुनीता उनके भाइयों को मदद की बात करते हैं और आंखों में आंसू उम्मीद की झलक लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। और रात को सुनीता अमर दोनों चर्चा करते हैं कि किस तरह से शादी करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। दोनों सोचते सोचते सो जाते हैं। ये सो समय था जहां पर दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों को परखने का कौन मदद करता है। सुबह हुआ। अमर ने सुनीता के भाई को फोन किया और मदद के लिए बोला तो उसने कहा कि हम तुम्हारे घर को भी जानते हैं, कब की शादी है, कब आना है, और तुम्हारे गांव को भी जानते हैं, दोबारा मदद के लिए फोन मत करना, और फोन काट देता है। अमर और सुनीता दोनों ने ये सब सुना तो आंखों से आंसुओं की धारा छलक उठी। ऊपर वाला हमेशा सत्य की परीक्षा लेता है और धैर्य रखने वाले की विजय भी करता है। तभी अमर के पास प्रतापगढ़ से यूनिस भाई का फोन आता है और बोलता है कि शादी के अंदर कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना। इधर सुनीता की सहेली भी मदद का हाथ बढ़ा दिया और अमर के दोस्तों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। घर व रास्तों पर सजावट की गई। आने वाले अतिथियों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। शादी की तैयारी जोरों से होने लगी। शादी की शहनाई गूंजने लगी। दोनों दूल्हे राजा घोड़ों पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ, आतिशबाजी के साथ बारात लेकर पहुंचे। इधर अमर ने परिवार, भाई, रिश्तेदारों का आगे आकर स्वागत किया। बारात आने वाले सभी अतिथियों, मित्रों, रिश्तेदारों को स्वागत कर भोजन कराया गया। रात भर शहनाई की धून, बैंड बाजे बजते रहे और सुबह हुए। धूमधाम से बेटियों की रोते रोते विदाई की गई। अमर और सुनीता दोनों ने रोते रोते ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और कहा
कि आपने हमारी लाज रख ली सांवरिया सेठ, और कहा कि इसी तरह आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और शादी के कुछ दिन बाद अमर वापस प्रतापगढ़ अपने कार्य को करने के लिए आ जाता है। और वहीं अकेला जीवन, अब तो अमर को अकेला रहने की आदत सी हो गई है, दर्द को सहन करने की आदत सी पड़ गई है। जब ज्यादा दर्द होता है तो आंखों से आंसुओं की धारा बनकर निकल जाता है, और अमर यूनिस भाई, दिलीप सिंह देवड़ा, हेमंत भाई, बालाराम जी, मांगीलाल वो महिला कार्मिकों के साथ दिन भर अपना कार्य करता है और रात को छत पर अकेला तारे गिनता है।